हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस क्लास की क्लास नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस सीरीज़ में आपको रुक्मणी प्रकाशन और खान सर की इंटर स्तरीय पुस्तक है, वो सभी की आपको प्रैक्टिस सेट इसमें कराया जाएगा। तो आज की क्लास जो है वो क्लास नंबर 13 है। इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किन के शिष्य थे? कबीर किन के शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर किन के शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के शिष्य थे कबीर। रामानंद ने उत्तर भारत में राम शब्द को लोकप्रिय बनाया। राम शब्द को लोकप्रिय उत्तर भारत में किसके द्वारा बनाया गया? तो रामानंद के द्वारा बनाया गया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन इसे उत्तर भारत में कौन लाए? रामानंद के द्वारा लाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, कबीरदास गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा रखने वाला प्रथम संत थे। यानी कि घर में ही, यानी गृहस्थ जीवन के बावजूद भी कबीरदास के द्वारा मोक्ष प्राप्ति किया गया था। वैसे पहले संत रहे वो। ठीक है ना। कबीरदास का जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? मगहर में। मगहर में स्थित है। मगहर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? यानी बिहार में जो लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार वो कितना है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कितना है? 918 लिंगानुपात बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात जो है आपका, शिशु लिंगानुपात 935 है बिहार में। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे अधिक जो है वो आपका गोपालगंज जिले में है। गोपालगंज, गोपालगंज में है सबसे अधिक। कितना? 1021। ठीक है ना। यानी 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं। ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। मुंगेर जिला में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? 876 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो पूरे देश की बात बोला जाए तो भारत में जो लिंगानुपात है आपका टोटल 943 यानी 943 है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक है केरल राज्य में 1084। ठीक है ना। यानी 1084। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? यानी वन का उत्पादन और कृषि सेक्टर, वन उत्पादन और कृषि सेक्टर जो है वो किस सेक्टर में आता है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस में आता है? प्राथमिक सेक्टर में आता है। वन उत्पादन और कृषि जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं, जैसे कि प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन से आता है? आपका हो गया कृषि। ठीक है ना। कृषि, पशुपालन, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ये सभी आपके आते हैं किसमें? प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना। अल्प विकसित देश में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो रहता है वो प्राथमिक सेक्टर में ही रहता है। अल्प विकसित देश में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का रहता है? तो प्राथमिक सेक्टर का रहता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विनिर्माण और उद्योग आता है। विनिर्माण और उद्योग, विनिर्माण और उद्योग जो होता है आता है वो आपका द्वितीय सेक्टर में आता है। और तृतीय सेक्टर जो होता है आपका सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर जो होता है आपका ये तृतीय सेक्टर में आता है। ठीक है। तो विकसित जो देश होता है उसमें सबसे अधिक योगदान होता है तृतीय सेक्टर का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां कौन कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कमला की सहायक नदियां कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। कमला की सहायक नदियां सोनी, बलान, ढोरी, सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कमला नदी की सहायक नदियां हैं। गंडक नदी जो कि नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। कहाँ है गंडक नदी का उद्गम स्थल? कहाँ है? नेपाल में। गंडक नदी पटना के समीप गंगा नदी में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। सोन नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? सोन नदी। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन? रायलसीमा। रायलसीमा जो है निम्न में क्या है? सूखा क्षेत्र है।
रायलसीमा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि जहां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है उसे सूखाग्रस्त एरिया कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो आपका लेह में होता है। लेह में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में। और बिहार में सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। बिहार में सबसे गर्म जिला कौन है? तो आपका गया जिला, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। किसने कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ होता है कि सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकार के जो बंधन होते हैं उसे कम करना या मुक्त करना, उसे उदारीकरण कहते हैं। भारत में उदारीकरण कब हुआ? तो 24 जुलाई 1991 में, ठीक है ना। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इसलिए इन्हें इस मॉडल को क्या कहते हैं? राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, ठीक है ना। माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि भारत कब आया था? 1942 में आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है क्या? अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। किससे बनाया जाता है अफीम? फूल से बनाया जाता है। साइकस के तनों से मंड निकालकर उसे खाने वाला साबूदाना बनते हैं। खाने वाला जो साबूदाना वो किससे बनता है? तो साइकस के तनों से मंड को निकालकर बनाया जाता है, ठीक है। चीड़ के जो तारपीन होता है, तारपीन किससे निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से तारपीन निकाला जाता है। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से तारपीन निकाला जाता है, ठीक है ना। टेनिन बनाने का जो प्रयोग होता है चमड़ा बनाने में, टेनिन का प्रयोग होता है। टेनिन का प्रयोग किस में होता है? चमड़ा बनाने में टेनिन का प्रयोग होता है और स्याही बनाने में होता है टेनिन का प्रयोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भूकंप होने से क्या होता है? दरार होता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भूकंप प्लेट विवर्तनी की क्रिया द्वारा आती है। यानी भूकंप जो है वो कैसे आता है? तो भूकंप प्लेट विवर्तनी की क्रिया के द्वारा आती है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ से क्या होता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। किससे? सिस्मोग्राफ से किया जाता है। और भूकंप की जो तीव्रता मापा किससे जाता है? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी कि जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा किया जा रहा है। कौन सी? नदी परिभ्रमण योजना, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ओडिशा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ का मतलब क्या होता है? मठ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कौन रहते हैं? बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसे मठ कहते हैं। चैत्य जो होता है आपका चैत्य का मतलब होता है पूजा ग्रह होता है। पूजा ग्रह बौद्ध धर्म का पूजा ग्रह होता है, उसे चैत्य कहते हैं। और स्तूप का मतलब होता है क्या? बुद्ध की जो मृत्यु हुई है उससे संबंधित अवशेष जहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। अवशेष, बुद्ध की जो मृत्यु का अवशेष मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। कारले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। भारत का सबसे बड़ा चैत्य कौन है? तो कारले का चैत्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ किया गया था?
वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की नगर बधु यानी जो आर्मपाली के नाम से जाना जाता था, बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में, ठीक है ना। सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो आपका कुशीनगर में हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष कौन सी जो कथन है वो गलत है, यानी कौन सी ऑप्शन गलत है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, मुद्रा के सापेक्ष यह गलत है, ठीक है ना। अधिक मुद्रा प्रचलन होने से मुद्रास्फीति होती है। मुद्रा जब अधिक प्रचलन में आ जाता है तो मुद्रास्फीति हो जाता है। और मुद्रा का एक अवमूल्यन होता है, वो कैसे होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन जानबूझकर अन्य मुद्रा की तुलना में कम करना, ठीक है ना। जानबूझकर किसी अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की वैल्यू कम कर देते हैं, उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एलिसा, ELISA परीक्षण किसे पता करने के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है वो किसके पता करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्स की पता करने के लिए, यानी एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स जो होता है वो कौन सी वायरस से होता है? तो HIV वायरस, ठीक है ना, HIV वायरस से होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किनके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, बिल गेट्स कौन के किसके संस्थापक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का CEO जो है वो कौन है? सत्या नडेला, ठीक है। फेसबुक के जनक किन्हें माना जाता है? तो मार्क जुकरबर्ग का। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। और गुटेनबर्ग ये आपके हैं किनके? प्रिंटिंग प्रेस के जनक किन्हें माना जाता है? जे गुटेनबर्ग को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, किसके साधन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का, ठीक है ना। भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है? तो निगम कर है, निगम कर। भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत कौन है? निगम कर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन रहा? हुमायूं के द्वारा। हुमायूं जो है वो 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। हुमायूं 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक क्या रहा? भारत से बाहर रहा, यानी निर्वासित रहा। 1530 से 40 तक शासक रहा। 1530 से लेकर के 1540 तक शासक रहा था। उसके बाद उन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, उसे शेर शाह के द्वारा पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा था। यानी 1539 में जो युद्ध हुआ था किसका हुआ था? चौसा का। और 1540 में युद्ध हुआ था कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा एक समय में एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहमनी की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोल रहा है क्या, अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसका? महमूद गजनबी का। महमूद गजनबी का किया है। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है ना, किताब उल हिंद, जिसे क्या बोलते हैं? भारत की खोज।
भारत की खोज, इसी को बोलते हैं। वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल बेरूनी के द्वारा लिखा गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल कितने बार? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है ना, टोटल 17 बार आक्रमण किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। कौन? गुरु तेग बहादुर कौन? 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। 1675 ईस्वी में से मृत्युदंड दिया गया था, 1675 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, अर्जुन देव। इनको जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में क्या मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? यानी टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा कब किया गया था? 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच टोटल 4 युद्ध हुए, ठीक है ना, 4 युद्ध हुए, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला, जिसमें मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1780 से 84 तक चला, 1780 से 1784 तक। इसमें मंगलौर की संधि हुई, मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी तक, जो कि श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड बेलेजली थे गवर्नर जनरल 1799 ईस्वी में। यानी टोटल 4 युद्ध हुए। पहला कब हुआ? 1767 से 69 तक, जिसमें मद्रास की संधि। दूसरा हुआ आपका 1780 से 84 तक, जिसमें मंगलौर की संधि हुई, उसके द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा हुआ आपका 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक, जिसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। और चौथा 1799 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड बेलेजली थे जो थे वो गवर्नर जनरल थे, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किससे था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ उस टाइम व्यापार चलता था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। मौर्य काल में चांदी के सिक्के जो चलते थे उसे क्या बोलते थे? पन बोलते थे। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? पन बोलते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928 यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में कहाँ किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया, ठीक है ना। पहले जो नाम था क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। फिर भगत सिंह के नेतृत्व में नाम चेंज कर क्या किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किया गया था कब? 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में, ठीक है ना। 1924 में HRA की स्थापना हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद सभी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। HRA के द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड अंजाम दिया गया था। काकोरी कांड जो हुआ था वो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को किया गया था।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अन टू द लास्ट पुस्तक से महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं पुस्तक से ग्रहण किया था। ठीक है ना। महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है ना। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर जो कि गुजरात में है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और एक थे देवदास। ठीक है ना। इनके 4 पुत्र थे। इनके राजनैतिक गुरु का नाम क्या था? तो इनके गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। गोखले इनके राजनैतिक गुरु थे। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है ना। और राष्ट्रपिता की जो उपाधि दिया गया था वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था महात्मा गांधी को। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो सत्य के मेरे प्रयोग, जो कि 1925 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है। महात्मा गांधी सबसे प्रिय पुस्तक जो उनका है वो कौन सा है? तो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय पुस्तक जो है वो है उनका गीता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन था? सर्वहितैषी जो था बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है। इसकी प्रकाशन पटना से हुआ था। कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था 1890 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। समाचार पत्रों का जनक भारत में किन्हें माना जाता है? तो जेम्स ए हिक्की को माना जाता है। भारत में हिंदी समाचार पत्र जो पहला था वो कौन था? तो उदंड, एक मिनट लिख देते हैं, उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड 1826 ईस्वी में किसके? जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था। जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूची 1 यानी कथन 1 और सूची 2 यानी वक्ता 2 के सुमेलित कीजिए। यानी कि पहला में दिया है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्धे होगी। किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया आपका लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए का तीसरा किस में है? तो ऑप्शन बी में है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक ही आंसर निकल जाएंगे यहाँ। आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी, यानी बी में दूसरा है। तो बी का दूसरा बोले हैं कौन? महात्मा गांधी। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। किसके द्वारा बोला गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है। ठीक है। तीसरा है सी का चौथा, यानी कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। किनके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा बोला गया है? तो भगत सिंह के द्वारा बोला गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सबनीय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया? यानी दूसरा जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू थे जो कि दूसरे सत्याग्रही थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ठीक है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम जो थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है ना, विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे।
चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर है। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? लोकमान्य तिलक जो थे वो किस विचारधारा के पोषक थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किनके थे? उग्रवादी। उग्रवादी के थे कौन? लोकमान्य तिलक। उग्रवादी में कौन कौन आते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ठीक है ना। ये सभी क्या थे? उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। लाला से लाला लाजपत राय, बाल से हो गए कौन? बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज्य दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? मुख्य कार्यक्रम जो था वो क्या था जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था ना, ठीक है। इलाहाबाद के आनंद भवन में, इलाहाबाद के आनंद भवन, आनंद भवन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट यानी कि लेखा जारी करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बताया, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 को बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को हनन होने से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं, जो कि टोटल रीट कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। 5 कौन कौन है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और 5वां है परमादेश, ठीक है ना। इन टोटल 5 हैं, ठीक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले कितना था? तो पहले 7 था, ठीक है ना। पहले 7 था, अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को बताया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? जो अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है तो उनका वह कौन सा अधिकार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब विधायी अधिकार है, विधायी, ठीक है ना। विधायी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी करते हैं जब सदन का सत्र नहीं चलता है, यानी सदन का जो सत्र जब नहीं चलता है तभी अध्यादेश जारी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद सत्र शुरू जैसे ही होता है तो 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अनुमोदित करना अनिवार्य होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं अध्यादेश और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, ठीक है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, यानी कि लोकसभा में स्वीकार होना यह अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में स्वीकार नहीं होगा तो वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कथन जो है क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की
क्या स्थिति होती है, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होते हैं, वह राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल, जबकि देश में राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना। संसदीय प्रणाली जो है वो भारत में कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, कौन से प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4, यानी दूसरा में बोले तो औपचारिक और कानूनी, और चौथा है संवैधानिक और नाममात्र, यानी औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाममात्र दोनों प्रकार की है। वास्तविक शक्ति जो होते हैं वो किस में होता है, प्रधानमंत्री में और उनके मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, भारत के संविधान में सर्वोच्चता जो किसका है, तो संविधान का सर्वोच्चता है, सबसे सर्वोपरि कौन है, तो संविधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, परंतु दोनों विरोध की स्थिति में होगा, दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होता है। दोनों को जब मान के चलिए समवर्ती सूची में कानून जो है दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन जब विरोध की स्थिति होता है उसमें क्या, कौन सा प्रीफरेंस। तो सबसे अधिक जो होता है ऑप्शन सी है, केंद्र का जो कानून होता है वो मान्य होता है। यानी समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे तो उसमें केंद्र की जो कानून है वो मान्य होगा, ना कि राज्य का होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 यानी 246 में 3 सूची की चर्चा की गई है, जिसमें संघ सूची, कौन कौन होते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, 3 सूची होते हैं। संघ सूची में जो भी विषय आता है उस पर जो कानून है वो कौन बनाते हैं, तो संघ सूची में केंद्र बनाता है। समवर्ती सूची में कौन बनाते हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन इसी में यदि कहीं विरोध का भावना आ जाए, यानी विरोध की स्थिति पैदा हो जाए, तो वहाँ पर केंद्र की जो कानून है वो मान्य होता है और राज्य की सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन है। यानी उत्तरी पूर्वी जो मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु में होता है। अभी हाल फिलहाल में चेन्नई में बाढ़ आ चुके थे, तो यही मानसून था। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो तमिलनाडु में होते हैं। भारत में मुख्यतः जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जब रिटर्न मानसून होता है, जिसे बोलते हैं क्या, उत्तरी पूर्वी मानसून, तो ये इस टाइम जो बारिश होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होते हैं। ठीक है, मानसून हवा की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो हिप्पलस के द्वारा मानसून हवा की खोज किया गया था 45 ईस्वी में किया गया था खोज इनके द्वारा। ठीक है, भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करती है। पहला तो है केरल के तट से, पहला किधर से, केरल के तट, और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल से। भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करती है, केरल के तट से और पश्चिम बंगाल की तट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, हॉकी विश्व कप पुरुष का जो हुआ 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2023 में जो हॉकी का जो विश्व कप होगा पुरुष का, वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कहाँ, ओडिशा, भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ
पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, जो कि बैकाल झील है। विश्व का सबसे गहरा झील है ये। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील कौन है? तो वान झील है। वान झील जो कि विश्व का सबसे नमकीन झील है। और भारत का सबसे नमकीन झील कौन है? तो सांभर झील है। सांभर झील जो कि राजस्थान में है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या? सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, यानी सीढ़ीदार खेती जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र पर सबसे अधिक सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती पर सबसे अधिक जो उपयुक्त होता है वो किसके लिए होता है? तो चाय के लिए होता है। चाय के लिए सबसे उपयुक्त होता है सीढ़ीदार खेती। भारत में चाय की खेती कब से प्रारंभ हुआ? तो 1835 ईस्वी से हुआ। सबसे अधिक चाय की खेती भारत में किस राज्य में होता है? तो असम में होते हैं। ठीक है ना। कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। जापान में गहन कृषि जो होता है किस देश में होता है? गहन कृषि सबसे अधिक कहाँ होता है? जापान में होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है आपको ऑप्शन बी अगस्त 1952 में, गलत है ये, अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। और 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में प्रगतिशील कर का सर्वोत्तम उदाहरण निम्न में कौन है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन है? आयकर, यानी इनकम टैक्स। आयकर को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। फिर केंद्र राज्य के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है ना। आयकर कानून सर्वप्रथम भारत में कब लाया गया था? तो 1860 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसका? मौद्रिक नीति का है। ठीक है ना। मौद्रिक नीति का है। मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? यानी हाल ही में जो लॉन्च किया गया भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जहाज के चारों ओर अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम रखा गया है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्थक नाम रखा गया। इसका क्या रखा गया? सार्थक। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियली पार्टनर किसे बनाया गया है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी किसे बनाया गया ऑफिशियली पार्टनर? रुपे को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ किया गया? तो 49 का डी ऑप्शन तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र
महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कौन थे? दिव्या हेगड़े को। दिव्या हेगड़े को मिला है 2021 का संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये 50 नंबर क्वेश्चन जो कि आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को जरूर करें। और मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।